साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई, बैंक्स और सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपकी 360 डिग्री करंट अफेयर, यानी कि यहाँ पर हम आपको एक एक प्रश्न के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देते हैं, जिससे अगर उस प्रश्न से संबंधित अन्य कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एमपीपीएससी का यूनिट 8 यहाँ पर कवर करता है करंट अफेयर, जिसमें आपसे समसामयिक घटनाक्रम और खेल का करंट अफेयर, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाता है। साथ ही साथ में जो आपका एसएससी है, बैंक है, यूपीएसआई है, इन सभी में भी जो भी प्रश्न आपके करंट अफेयर से बनेंगे वो सभी प्रश्न जो है इस 360 डिग्री करंट अफेयर के अंदर ही आते रहेंगे, इन क्लास के अंदर ही आते रहेंगे। तो क्लास को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जो भी यहाँ पर नए सीजीआई बने हैं उनके बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे, क्या क्या नए इनिशिएट यहाँ पर हो रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अंत में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर देने पर आपको कल के जो वीडियो बनेगी उसमें कल के वीडियो में आपका नाम भी लिया जाएगा। कल भी हमने प्रश्न पूछा था जिसका जवाब कुछ लोगों ने दिया था, उनका नाम भी हम लास्ट में लेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। देखिए, तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज किस राज्य में बनकर के तैयार हो गया? जैसा कि हमने इसके बारे में आपको पहले ही बताया था, जब यह बनना शुरू हुआ था तब भी यह करंट अफेयर का प्रश्न बना था, तब भी हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। और अब यह पूरी तरह से बनकर के तैयार हो गया है। तो किस राज्य में बनकर के तैयार हुआ है, क्या क्या विशेषताएं बनेंगी, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर। तो कहां पर ये आर्क ब्रिज जो है वो बन करके तैयार हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज? आइए आपको आंसर बताते हैं। सही आंसर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में ये जो आर्क ब्रिज है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे का आर्क जो है वो बनकर के तैयार हो गया। यानी कि ये एक आर्क का मतलब आप समझ रहे हैं, तो जो एक अर्धचंद्राकार आकृति होती है उसे हम आर्क कहते हैं। तो ये जो रेलवे पुल बन रहा है उसमें जो है एक आर्क लगाया गया है और वो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो चिनाब नदी के ऊपर पहली बात ये बनाया जा रहा है। तो चिनाब नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर ये जो आर्क है वो स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कितनी लंबाई है इस पुल की, तो 1.3 किलोमीटर लंबा यह पुल है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो कश्मीर घाटी से कनेक्टिविटी बढ़ाना जो है इसका उद्देश्य है। जैसा कि आपको पता है वहाँ पर अभी इतनी कनेक्टिविटी नहीं हुई है, इतनी आसानी से आप कश्मीर में नहीं पहुँच सकते एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसलिए ये जो रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया है इसकी मदद से कनेक्टिविटी को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। इसका निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। तो यहाँ पर 3 लोगों को जोड़ा जा रहा है, 3 स्थानों को, उधमपुर को, श्रीनगर को और बारामूला को। ठीक है, इन तीनों को जोड़ा जा रहा है। कितने रुपए का खर्चा है यह आपसे पूछा जा सकता है आपकी परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा 1486 करोड़ रुपए की यहां पर लागत आ रही है। और यह पेरिस के प्रतिष्ठित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। जब आपसे कथन वाले प्रश्न पूछे जाएंगे कि पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, ये सारे सभी सही हैं, तो इन प्रश्नों के आप आंसर तभी दे सकते हैं जब आपको पूरी डिटेल में डेप्थ में आपको जानकारी होगी। तो आपको याद रखना है, ये जो पुल बना है इसकी ऊंचाई जो एफिल टावर है उससे भी 35 मीटर ऊंचा यह पुल बनाया गया है। ठीक है, इस पुल के निर्माण में टेस्ला सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है किस सॉफ्टवेयर का यूज करके इसके डिजाइनिंग को तैयार किया गया है, तो टेस्ला सॉफ्टवेयर का यूज किया गया। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी महत्वपूर्ण थी। अगर आप इतनी पूरी जानकारी याद रख रहे हैं तो कहीं से भी इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न आ जाए आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष शीर्ष पर रहा है? अभी फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची यहां पर आ गई है, तो कौन लगातार चौथे साल शीर्ष पर रहा है? तो पहले पे कौन रहा है, दूसरे पर कौन रहा है, भारत की तरफ से कौन रहा है, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ऑप्शन ए है एलन मस्क, ऑप्शन बी है जेफ बेजोस, या फिर ऑप्शन सी है मुकेश अंबानी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रतन टाटा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जेफ बेजोस जो हैं इन्होंने इस बार भी बाजी मार ली है और लगातार चौथी साल पहले नंबर पर अपना स्थान काबिज किया है। देखिए, तो Amazon.com के संस्थापक जेफ बेजोस ने फोर्ब्स की वार्षिक विश्व के अरबपतियों की लिस्ट में लगातार चौथे वर्ष शीर्ष पर अपना स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, भारत के सबसे अमीर कौन है, तो भारत के सबसे अमीर अरबपति मुकेश अंबानी, जिनकी कुल संपत्ति 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ में ये 10वें स्थान पर है। और जबकि एशिया में पहले स्थान पर हैं आपके मुकेश अंबानी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यह फोर्ब्स का 35वां संस्करण था जिसे 6 अप्रैल को जारी किया गया, यानी कि परसों ही जारी किया गया है,
जिसमें 2755 अरबपति शामिल है। इस बार काफ़ी ज़्यादा संख्या यहाँ पर अरबपतियों की देखने को मिली है। तो 2755 ये जो डाटा है ये आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, करंट का बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न बनेगा आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं, तो स्पेस एक्स के मालिक जो हैं आपके एलन मस्क जो है वो यहाँ पर दूसरे स्थान पर रहे हैं, और भारत की तरफ से पहले स्थान पर मुकेश अंबानी रहे हैं। जियो के जो मतलब कि मेन हेड जो है जियो के, वो यहाँ पर मुख्य स्थान पर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। अभी हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यह कल की न्यूज है, बहुत महत्वपूर्ण यह न्यूज है। देखिए ऑप्शन है शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी है रघुराम जी राजन, ऑप्शन सी है एन.वी. रमन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि एन.वी. रमन को यहाँ पर 48वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश नूतल पाटी वेंकट रमन को मध्य भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम पूरा याद रखिएगा, नूतल पाटी वेंकट रमन। इनको अगले जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति रमन 48वें सीजीआई के रूप में शरद अरविंद बोबड़े का स्थान लेंगे, यानी कि जो अपने 47वें सीजीआई थे वो कौन थे, तो शरद अरविंद बोबड़े थे। इनके स्थान पर 48वें सीजीआई कौन बने हैं, तो 48वें सीजीआई बने हैं नूतल पाटी वेंकट रमन। ठीक है, इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो इनका कार्यकाल 24 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होकर के 26 अगस्त 2022 तक चलेगा। ठीक है, चलिए एक यहाँ पर स्टैटिक का प्रश्न बनेगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलिए ठीक है, हाँ, और हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में हमारा सुप्रीम कोर्ट स्थित है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 5 अप्रैल, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल, ऑप्शन सी है 7 अप्रैल, और ऑप्शन नंबर डी है 10 अप्रैल। जैसा कि आपको पता है हर एक परीक्षा में आपसे एक दिवस जरूर पूछा जाता है, और उस दिवस की जो थीम होती है, आजकल थीम सबसे ज़्यादा पूछने लगे हैं कि विषय क्या रहा है। तो विषय के बारे में भी हम आपको बताएंगे, कौन सा दिवस मनाया गया उसके बारे में भी बताएंगे, और कब मनाना चालू किया गया इसके बारे में भी पूरी 360 डिग्री एंगल से हम आपको जानकारी देंगे। आइए देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 7 अप्रैल को यहाँ पर मनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराते हैं। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है, ये भी आपको याद रखना है कि ये एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है। कोई भी दिवस क्यों मनाया जाता है, जैसे कि अगर हम किसी पक्षी के ऊपर अगर दिवस मना रहे हैं तो उसका मेन उद्देश्य रहता है कि उस पक्षी को संभालिए, अगर वो एंडेंजर्ड उसमें डला हुआ है तो उसकी रक्षा कीजिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो स्वास्थ्य दिवस अगर हम मना रहे हैं तो क्या उद्देश्य होगा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम क्या रही है, तो सभी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना जो है इस वर्ष की थीम रही है। तो याद रखिएगा 2021 की विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है सभी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। अब देखिए मनाना कब से प्रारंभ हुआ था और कब से इसकी स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा 1948 में WHO ने प्रथम विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया गया था। ठीक है, कब, 1948 में, और सभा ने 1950 विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाने का निर्णय लिया था। तो 1950 में ये घोषणा कर दी कि प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी किसने विकसित की है। अब ये चेफ टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे, किसने विकसित की है वो भी हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ में ये बताएंगे कि उस कंपनी के हेड कौन है, कब स्थापना की गई, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं इसी एक प्रश्न के अंदर। देखिए ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है IIT कानपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है IIT बेंगलुरु। चलिए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है बी, यानी कि आपका आंसर है DRDO। चलिए DRDO के बारे में वैसे हमने आपको काफ़ी जानकारी दे दी है, प्रीवियस कुछ वीडियो में DRDO लगातार प्रश्न बन करके आ रहा है, तो DRDO के बारे में लगातार हम आपको जानकारी भी देते आ रहे हैं। चलिए आज कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत चेफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। ठीक है, तो ये क्या करेगी उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, किस तरह की ये टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी का विकास आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम के अंतर्गत किया गया है। जैसे कि आपको पता है मोदी जी ने कहा है कि हमारा भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, यानी कि सारी टेक्नोलॉजी हम आप खुद अपने यहाँ विकसित करेंगे, हमें किसी दूसरे देश से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा,
तो दुनिया भर में दुश्मन के रडार और रेडियो फ्रिक्वेंसी मिसाइल सीकर से नौसैनिक जहाज़ों की रक्षा करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है और जो रडार होते हैं, इनकी मदद से यह पता चल जाता है कि कौन सा जहाज़ कहाँ पर आने वाला है, कितनी दूरी पर आने वाला है। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से, जो अभी चेफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर विकसित की गई है, तो इसकी मदद से जहाज़ों के बारे में पता ही नहीं चल पाएगा रडार को कि कौन सी जहाज़ कहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो इसी की ओर जो है विकासशीलता की ओर कदम यहाँ पर भारत ने बढ़ाए हैं। नौसेना के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये इनिशिएट लॉन्च किया गया है। चलिए अब डीआरडीओ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि डीआरडीओ जितनी बार गुजरेगा उतनी बार आपका रिवीजन होगा, चीज़ें एकदम दिमाग पर छप जाएंगी। तो देखिए डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी साहब जो हैं वो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है। और डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी, तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ में ये भी बता दें कि नासा की स्थापना भी 1958 में ही की गई थी। जितनी बार डीआरडीओ आता है उतनी बार इसका स्थापना दिवस आता है, उतनी बार हम आपको नासा का भी स्थापना दिवस बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डीआरडीओ और इसरो में कंफ्यूज नहीं होना है। इसरो के जो आपके अध्यक्ष कौन है, तो के सिवान जो है वो इसरो के अध्यक्ष हैं और जी सतीश रेड्डी जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप की वजह से किस राज्य की स्वर्णिम रथ यात्रा को रोक दिया गया है। अभी हाल ही में यहाँ पर एक राज्य ने अपने स्थापना दिवस पर स्वर्णिम रथ यात्रा का आयोजन करना चाह रहा था, लेकिन अब कोविड-19 की वजह से उस रथ यात्रा को रोक दिया गया है। तो कौन सा राज्य है वो, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। चलिए आपको बताते हैं, सही आंसर है बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश यह रथ यात्रा निकालना चाह रहा था जिसको कोविड-19 की वजह से रोका गया। यहाँ से ही आपका आज का प्रश्न भी बनेगा। चलिए पहले इसकी डिस्क्रिप्टिव पूरी जानकारी देख लेते हैं कि क्या अर्थ है इसका। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस 15 अप्रैल को स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के रूप में मनाया जाने वाला था, जिसे कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप की वजह से स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो 15 अप्रैल को जो है आपका हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस होता है, तो इस दिन स्वर्णिम रथ यात्रा निकालना चाह रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पर रोक दिया गया है। 6 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने यह निर्णय लिया था। ठीक है, तो कब, तो 6 अप्रैल को यह निर्णय लिया गया कि अब जो है स्वर्णिम रथ यात्रा यहाँ पर नहीं निकाली जाएगी। अब आपसे एक प्रश्न आज का बनेगा कि भारत की एक जो है रथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है जो कि उड़ीसा में मनाई जाती है, तो उस रथ यात्रा का नाम क्या है, यही आपको बताना है कि जो एक रथ यात्रा है जो बहुत प्रसिद्ध है, उड़ीसा की रथ यात्रा है, तो वो रथ यात्रा कौन से भगवान को समर्पित है और मतलब कि उस रथ यात्रा का पर्टिकुलर नाम क्या है, वही आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, चाहे आप गूगल पर सर्च कीजिए, कहीं पर भी सर्च कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जितनी ज़्यादा जानकारी आप निकाल सकते हैं वही आपको वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। लोग मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, हम लास्ट में आपको नाम भी बताएंगे और पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, जो उनने एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दी, तो भाई वो कमेंट बॉक्स में नहीं, वो आपके दिमाग में छप गई है। अब अगर आपके प्रश्न आपका जो है कभी भी आपकी परीक्षा में आएगा, तो आप तुरंत उसको वहाँ पर टिक मार देंगे। क्यों, क्योंकि आपने कमेंट बॉक्स में छापा है। सक्सेस जंक्शन के वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने छाप दिया, यानी आपने अपने दिमाग में छाप लिया। ठीक है, तो इसका आंसर जरूर कीजिएगा कि उड़ीसा में कौन सी रथ यात्रा प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने किस ई कॉमर्स कंपनी को 140 एकड़ भूमि आवंटित की है। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने यहाँ पर 140 एकड़ भूमि आवंटित की है, तो कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिसको ये भूमि आवंटित की गई है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है अमेजॉन, ऑप्शन बी है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर सी है OLX या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं, सही आंसर है बी, यानी कि फ्लिपकार्ट को यहाँ पर 140 एकड़ भूमि हरियाणा ने आवंटित की है। फ्री में नहीं की है, पैसे लिए हैं। ठीक है फ्री में कुछ भी नहीं करते। देखिए हरियाणा सरकार ने प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि गुरुग्राम में आवंटित की है। फ्लिपकार्ट यहां पर एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित करने जा रहा है। यह केंद्र अनिवार्य रूप से सामान और फर्नीचर की आपूर्ति करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो फ्लिपकार्ट है तो एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र यहां पर स्थापित करने जा रहा है हरियाणा में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हरियाणा के लोगों को वहाँ पर जॉब मिलेगी। ठीक है, तो इसी वजह से हरियाणा सरकार ने 140 एकड़ भूमि यहाँ पर आवंटित की है। चलिए अब हरियाणा सरकार के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं, साथ ही साथ में फ्लिपकार्ट के बारे में भी आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टैटिक के प्रश्न बनते हैं और जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं उनसे ही मिलकर के आपका स्टैटिक का करंट अफेयर भी बनता है। तो देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के राज्यपाल कौन है, तो सत्यदेव नारायण आर्य जो है हरियाणा के राज्यपाल हैं। अब देखिए
फ्लिपकार्ट के वर्तमान सीईओ कौन है? फ्लिपकार्ट यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है, तो फ्लिपकार्ट के वर्तमान सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। ठीक है, फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन थे? तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने फ्लिपकार्ट की स्थापना की है। ठीक है, तो संस्थापक कौन है? सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, और वर्तमान सीईओ कौन है? तो कल्याण कृष्ण मूर्ति जो है वो वर्तमान में सीईओ है। अभी आपके एनटीपीसी एग्जाम में कुछ नहीं तो कम से कम 10 बार यह प्रश्न पूछा गया है फ्लिपकार्ट के सीईओ वर्तमान के बारे में। ठीक है, तो याद रखिए कल्याण कृष्ण मूर्ति फ्लिपकार्ट के वर्तमान सीईओ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हाल ही में किस बॉक्सर को स्पोर्ट स्टार ऑफ द डिकेड का खिताब दिया गया है? ऑप्शन है विजेंद्र कुमार, ऑप्शन बी अमित पंघाल, ऑप्शन सी है एमसी मैरी कॉम, और ऑप्शन नंबर डी है विनेश फोगाट। अब देखिए इसका आंसर देने से पहले एक जानकारी हम आपको दे दें, हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए हैं। जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम 20 जून को होने वाला है, तो उससे पहले हम आपको हर एक यूनिट के बारे में एमपीपीएससी वालों के लिए बता रहे हैं हम, तो एमपीपीएससी वालों के लिए हर एक यूनिट का जो है प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। कल हम आपके लिए लेकर के आए थे भारतीय इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे 10 प्रश्नों का, और उसमें आपको नंबर भी अपने बताने पड़ते हैं। तो बहुत से बच्चों के यहाँ पर 9 नंबर आए, किसी के 8 नंबर, किसी के 7 नंबर आए, सबने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। तो यहाँ से आपका प्रैक्टिस लगातार बनी रहेगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, सारी चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी, रिदम में बनी रहेंगी। नहीं तो अगर आप यहाँ पर आज प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो जब आपका एग्जाम का 1 मंथ रह जाएगा तब आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको फिर से नई लगने लगेंगी, फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर स्टार्ट किए हैं। आज आपका जो है पॉलिटी का प्रैक्टिस सेशन आने वाला है, पॉलिटी का पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि एमसी मैरी कॉम को यहाँ पर स्पोर्ट स्टार ऑफ द डिकेड का खिताब दिया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इनके बारे में। तो 6 बार की मुक्केबाजी विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम ने रविवार को 2021 के स्पोर्ट स्टार एसेज जॉइंट ऑफ द डिकेड संस्करण में स्पोर्ट स्टार ऑफ द डिकेड का खिताब जीता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा यहाँ पर आयोजित कराया गया था? स्पोर्ट स्टार एसेज जॉइंट ऑफ द डिकेड ये संस्करण का नाम था, और पुरस्कार कौन सा जीता है? तो स्पोर्ट स्टार ऑफ द डिकेड का खिताब इन्होंने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 है, 30वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया है? जीडी बिरला पुरस्कार जो है वैज्ञानिक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इससे लगातार प्रश्न बनते रहते हैं। ऑप्शन है केके फाउंडेशन, ऑप्शन बी है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, ऑप्शन सी है भगवती सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आर बिरला फाउंडेशन। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को यह पुरस्कार दिया गया है, 30वां बिरला पुरस्कार। आइए देखते हैं। तो देखिए प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को 30वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके वैज्ञानिक अनुसंधान सस्ती स्वास्थ्य के लिए प्रौद्योगिकी के विकास में अनुप्रयोग के लिए दिया गया है। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ प्रौद्योगिकी का यहाँ पर विकास किया है, जिसमें इन्होंने सस्ती दवाओं को बनाया है, जो कि जेनरिक दवाएँ जो होती हैं वो सस्ती हों और लोगों तक उपलब्धता उनकी आसानी से हो सके, इसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया, 30वां जीडी बिरला पुरस्कार। ठीक है, चलिए जीडी बिरला पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो यह पुरस्कार 1991 में स्थापित किया गया था। पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। तो राशि आपको याद रखनी है, 1991 में स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10, अभी हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए उपहार योजना चालू की गई है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपीएसआई की दृष्टि से। अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर ये परियोजना चालू की गई है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर यानी कि उत्तर प्रदेश में ये योजना चालू की गई है। आइए इसके बारे में 360 डिग्री एंगल से आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए अभी हाल ही में भारत में कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ, जैसा कि आपको पता है। तो उसके बारे में यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इस टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उपहार योजना प्रारंभ की है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी योगी जी की सरकार ने। ठीक है, यह योजना विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जारी की गई, यानी 7 अप्रैल कल के दिन यहाँ पर चालू की गई थी ये योजना। ठीक है, इसमें सर्वाधिक टीकाकरण कराने वाले जिलों को लॉटरी सिस्टम के जरिए उपहार दिया जाएगा। यानी कि जिस जिले में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जाएगा, जितना ज़्यादा टीकाकरण किया जाएगा, उस जिले को सम्मानित किया जाएगा उपहार के स्वरूप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिनमें मतलब हमने एकदम 360 डिग्री एंगल से पूरी जानकारी आपको दे दी। इससे अगर कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन करके आता है इन प्रश्नों से संबंधित, तो आप बिल्कुल उसका आंसर टिक मार्क करके ही आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आपको बताते हैं कि कल के प्रश्न का आंसर क्या है और कल हमने आपसे क्या पूछा था। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर है इसरो, यानी कि इसरो की स्थापना हमने आपसे पूछी थी। तो इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। और ये जो आपको नाम दिखाई दे रहा है, इन लोगों ने बहुत डिटेल में जानकारी दी है। अगर आप भी चाहते हैं इस प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देखना, तो कल की वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के देखिए क्या बेहतरीन आंसर यहाँ पर इन लोगों के द्वारा दिया गया है। तो अंतिमा तिवारी ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। संध्या पाटले जी लगातार आंसर दे रही हैं, हर एक प्रश्न का ये आंसर देती हैं और पूरी डिटेल में जानकारी देती हैं। अननोन पर्सन के नाम से कोई है, इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर आंसर दिया है। उम्मीद करते हैं आप अगली बार जब कमेंट करेंगे तो उसमें कोष्टक में अपना नाम और किस जिले से आप संबंध रखते हैं वो भी लिख दीजिएगा। अननोन पर्सन थोड़ा अटपटा सा लगता है। चलिए, संगीता धुड़वे जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। मोनिका शर्मा जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। मोनिका शर्मा जी भी यहाँ पर लगातार आंसर देती रहती हैं हर एक प्रश्न का। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। और आज का प्रश्न याद रखिएगा, उड़ीसा में एक रथ यात्रा निकाली जाती है, उस रथ यात्रा का नाम क्या है और किस भगवान को समर्पित है? यही आज का प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। याद रखिएगा, वो कमेंट बॉक्स में नहीं छाप रहे हैं आप, वो आप अपने दिमाग में छाप रहे हैं। ठीक है, और आज आपकी प्रैक्टिस सेट के रूप में आज आपकी पॉलिटी की वीडियो यानी यूनिट 5, ऐसा जो आपका एमपीपीएससी वालों के लिए यूनिट 5 पॉलिटी की वीडियो आने वाली है। सभी परीक्षाओं में पॉलिटी आती है, तो उम्मीद करते हैं सभी जितने भी एसएससी वाले हैं, यूपीएससी वाले हैं, सब लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।